पाकिस्तान में जारी ब्लास्फेमी मुकदमात में हम 3 डॉक्यूमेंट्रीज बना चुके हैं और अब आपकी खिदमत में पेश है चौथी डॉक्यूमेंट्री। यूं तो तौहीन अदयान की तारीख बहुत पुरानी है, लेकिन पाकिस्तान में सोशल मीडिया और इंटरनेट पर तौहीन रिसालत, तौहीन मजहब, तौहीन अहले बैत, तौहीन उम्महातुल मोमिनीन और तौहीन असहाब का नया बाब कुछ बरस पहले खुलता है। भैंसा और मोची नामी ग्रुप्स के बारे में आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर नई तर्ज की तौहीन को मुतारिफ करवाया। रियलिटी ये है कि भैंसा मोची वगैरह जो उन पे जो एलिगेशंस थी, जिस तरह की वो ब्लास्फेमी करते थे, ये ब्लास्फेमी जो अब हो रही है, पोर्नोग्राफिक ब्लास्फेमी, ये उसकी एक बहुत एडवांस लेवल की एक एक्सटेंशन है। प्रोबेबली क्योंकि उस वक्त कोई कानून ज़्यादा इतना हरकत में नहीं आया, जिस तरह से उन लोगों को पाकिस्तान से बाहर भेजा गया। अगर वहाँ पे ये रोकथाम हो जाती तो शायद इतना सिलसिला आगे ना बढ़ता। लेकिन व्हाट वी नाउ अंडरस्टैंड इज़ कि ये इस तरह की ब्लास्फेमी है कि इसके अंदर पोर्नोग्राफी को मिक्स किया गया है। ये अनहर्ड ऑफ थी, ये कोई जहन कंसीव नहीं कर सकता था कि इस तरह की ब्लास्फेमी भी पॉसिबल है। इन ग्रुप्स के बाद सोशल मीडिया पे तौहीन मुख्तलिफ तरीकों से जारी रही। 2018 से 2021 के दरमियान बहुत से मुद्दई पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के पास अपनी दरखास्तें लेकर जाते रहे, लेकिन इनकी कोई सुनवाई ना हुई। ये नई तौहीन पोर्नोग्राफिक ब्लास्फेमी कहलाती है, यानी इसमें मुकद्दस हस्तियों के नाम जिस्म के नज्स हिस्सों पर लिख कर इनको शेयर किया जाता है। बरहना हालत में नमाज पढ़ते हुए मर्द व जन की तस्वीर शेयर की जाती हैं और कुरान के साथ बदफेली भी की जाती है। जब ऐसे बहुत से मुकदमात कुरान बोर्ड पंजाब के पास गए तो इनकी मेहनत और कोशिशों के बाद बिलाखिर 2022 में FIA में ब्लास्फेमी के खिलाफ एक मखसूस सेल बनता है। एंटी ब्लास्फेमी सेल के क़याम के बाद मुल्जिमान के खिलाफ एक कसीर तादाद में मुकदमात बनते हैं और ट्रायल अदालतों में डिजिटल फोरेंसिक रिपोर्ट समेत सफ़े अवल के शवाहिद पेश किए जाते हैं। ये मुकदमात अदालत के अमूमी प्रोसीजर्स के मुताबिक चल रहे थे कि जुलाई 2024 में फैक्ट फोकस नामी एक सेकुलर ऑनलाइन अखबार में स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट लीक की जाती है। फैक्ट फोकस की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल ब्रांच की वो रिपोर्ट जनवरी 2024 में शाये होती है, जिसमें यह दावा किया जाता है कि इनके सोर्सेज के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद की हदूद में एक गिरोह पाया जाता है जो बेगुनाह शहरियों को तौहीन के मुकदमात में फंसाता है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि ऐसे 21 मुकदमात मौजूद हैं और ये गिरोह कुछ निजी शहरियों और FIA के कुछ एहलकारों पर मुश्तमिल है। फैक्ट फोकस ने दावा किया कि ये रिपोर्ट एक जामे तहकीक के बाद शाये की गई, लेकिन स्पेशल ब्रांच के सीनियर अफसरान बशमूल DIG फैसल राजा ने लाहौर हाई कोर्ट को आगाह किया कि ये एक महज सोर्स रिपोर्ट थी और इस पर किसी किस्म की कोई तहकीक नहीं की गई। लाहौर हाई कोर्ट में इन रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर एक पिटीशन दायर की गई और उसमें जो स्पेशल ब्रांच पुलिस पंजाब थी, उनकी रिप्रेजेंटेशन DIG फैसल अली राजा साहब कर रहे थे। स्पेशल ब्रांच पुलिस की जो रिपोर्ट है उसमें इल्ज़ामात की बाबत उनसे पूछा गया कि क्या स्पेशल ब्रांच पुलिस ने किसी किस्म की कोई तहकीकात की हैं, क्या उनके पास कोई सबूत मौजूद हैं इस ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग इंट्रैपमेंट या एक्सटॉर्शन के मुतल्लिक। DIG साहब ने कहा कि स्पेशल ब्रांच पुलिस ने इस रिपोर्ट के कंटेंट्स इल्ज़ामात की बाबत किसी किस्म की कोई तहकीकात नहीं की, लिहाजा इस रिपोर्ट की हैसियत एक पेज से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब माजरत के साथ मसला यह है कि वो स्पेशल ब्रांच पुलिस की रिपोर्ट जिस अदारे का खुद DIG उस रिपोर्ट की अथेंटिसिटी से, उन इल्ज़ामात की अथेंटिसिटी से, करेक्टनेस से, उनकी सच्चाई से मुनहरिफ हो गया है और वो इनकारी है कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं, इसकी बाबत हमने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। उस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर होती है कमीशन की फॉर्मेशन के लिए और वो मेंटेनेबल भी करार दे दी जाती है। अलबत्ता इस रिपोर्ट में FIA को दरख्वास्त की गई थी कि वो एक जामे तहकीक करे। FIA ने एक जामे तहकीक की और इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा भी कराई। इस बात पर हम अपनी पहली डॉक्यूमेंट्री में तफसील से बात कर चुके हैं। यहाँ मुख्तसरन ये अर्ज कर देते हैं कि FIA की तहकीक के मुताबिक स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में किए गए दावे बेबुनियाद निकले। फैक्ट फोकस की रिपोर्ट भी झूठी निकली और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के दावे भी गलत साबित हुए, लेकिन तौहीन के मुकदमात की कहानी में एक नया मोड़ आ गया। अचानक ही मुल्जिमान और इनकी फैमिली ने दावे करने शुरू कर दिए कि मुल्जिमान को ट्रैप किया गया है। जो चीजें अनर्थ हुई, जिनकी बुनियाद के ऊपर इन फैमिली मेंबर्स को इस चीज का अंदाजा हुआ कि हम किसी गिरोह के विक्टिम हैं, उससे पहले तो वो बिल्कुल एक जो नॉर्मल एक क्रिमिनल केस होता है इसके तौर पर उसको लेके चल रहे थे कि शायद हमारे बच्चे जो हैं वो इस ब्लास्फेमी में इन्वॉल्व पाए गए हैं और वी हैव टू फेस अ ट्रायल और हमने सारा वो प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। ये होता ऐसा है कि जनवरी 2024 में एक स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट आती है जो पब्लिक नहीं होती, उसको एक जर्नलिस्ट जो हैं वो पब्लिक करते हैं जुलाई के महीने में इन 2024 के, और वो रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि इस तरह से एक ग्रो ऑपरेट कर रहा है जो मासूम लोगों को इम्प्लिकेट कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ द एक्सटॉर्शन एंड अदर नेफेरियस डिजाइन।
यहाँ ये बात बताना बहुत जरूरी है कि फैक्ट फोकस की इस रिपोर्ट से पहले किसी भी अदालत में किसी भी मुद्दई ने यह दावा नहीं किया था। इस कहानी में आने वाले इस मोड़ के साथ कई नए किरदार भी शामिल हो चुके थे। मिसाल के तौर पर एक मुलजिम के वालिद ने यह बताया कि उनके बेटे को एक गैर मुल्की इदारे ने वकील करा के दिया। ह्यूमन राइट वालों को उधर स्पेन में कौम मुत्तहिदा की कोई ब्रांच है, उधर उन्होंने किया। फिर उसने कहा जी कि आपसे इंटरव्यू होगा, आपको टेलीफोन करेंगे, नंबर मैंने दे दिया। मुझे हफ्ते बाद टेलीफोन आ गया उधर बाहर से। एक लड़की तर्जमान सी बीच में बैठी, तो दूसरी दो गोरियाँ थी, वो लड़की इंग्लिश थी। उन्होंने फिर मेरे से कोई पौना घंटा इंटरव्यू वगैरह, तो उन्होंने मुझे वकील करके दिया, ह्यूमन राइट वालों ने वकील करके दिया। तो फिर वकील का टेलीफोन मुझे आया जी कि मुझे इन्होंने हायर किया है, मैं लंदन में बैठा हूँ, मैं कल तक आ जाऊँगा, मेरा मुंशी असिस्टेंट आएगा, आपसे वकालतनामा ये वो साइन। हमने मजीद तहकीक की तो पता चला कि इस शख्स के बेटे के वकील का नाम हादी अली चट्ठा है। अब यहाँ तक 3 बातें क्लियर होती हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान में जो अदालती प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जा रहा था। अदालती प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा था मतलब समातें हो रही थी, शवाहिद दिए जा रहे थे, क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही थी, जैसे भी अदालत का एक प्रोसीजर होता है। ये फैक्ट फोकस की रिपोर्ट जब ये दावा करती है कि जनवरी की एक रिपोर्ट में कहा गया है ऐसा, अगरचे उस पर तहकीक वगैरह सारी वो हो चुकी, लेकिन अचानक ही एंट्रैपमेंट के दावे होना शुरू हो जाते हैं जो इससे पहले किसी ने ये दावे नहीं किए, किसी ने भी नहीं। और साथ ये कि इंटरनेशनल इदारे इसके अंदर शामिल होते हैं और वो बाहर बैठे हुए पाकिस्तान में इन लोगों के लिए वो वकील हायर करना शुरू करते हैं। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी स्ट्रेंज इन मैनी वेज कि जितनी भी इस लैंडस्केप के अंदर तब्दीली आई है ये इस फैक्ट फोकस की रिपोर्ट के बाद आती है। इंटरनेशनल इदारे शामिल हो जाते हैं, दावे बदल जाते हैं, जबकि पहले सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। किसी एक मुलज़म ने कभी नहीं कहा था उसे ट्रैप किया गया है, किसी मुलज़म के किसी फैमिली मेम्बर ने नहीं कहा था उसे ट्रैप किया गया है। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अक्टूबर 2024 में कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ 66 पेजेस पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट शाये करता है। इस रिपोर्ट में कुछ अजीबोगरीब बातें शामिल हैं। मिसाल के तौर पर इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि बेगुनाह लोगों को तौहीन आमेज़ मवाद भेजकर ट्रैप किया जाता है और अपनी इस बात में वजन पैदा करने के लिए उन्होंने 5 मुल्ज़िमान के इंटरव्यू भी शाये किए। लेकिन हैरानकुन तौर पर किसी एक इंटरव्यू में भी ऐसी किसी ट्रैपमेंट का जिक्र नहीं था। NCHR की रिपोर्ट में जो 5 इंटरव्यूज़ शामिल किए गए हैं वो बेस्ट सैम्पल इंटरव्यूज़ आप उनको कह सकते हैं, और इन्हीं इंटरव्यूज़ की बुनियाद के ऊपर NCHR की रिपोर्ट में कहा गया है कि 94% लोगों ने ये क्लेम किया है कि उनको ब्लास्फेमियस इमेजेस भेजी गई हैं और स्क्रीनशॉट वापस आया और उनके ऊपर पर्चे का इंदराज हो गया। अब हम देखते हैं कि NCHR की रिपोर्ट के अंदर जो इंटरव्यूज़ लगाए गए हैं उनके अंदर ब्लास्फेमियस इंट्रैपमेंट का जिक्र मौजूद है या नहीं। 5 इंटरव्यूज़ हैं। पहला इंटरव्यू पेज नंबर 9 पे है। अहमद लड़का है, फर्जी नेम, ब्लाइंड है। FIA ने उसको समनिंग की, उसके बाद वो वॉलंटरीली FIA के पास आया और FIA की डिमांड्स को उसने फुलफ़िल ना किया, उसको टॉर्चर किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसके बाद उससे एक टूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ। इस इंटरव्यू के अंदर ना ब्लास्फेमियस इंट्रैपमेंट का जिक्र मौजूद है, ना ही इंट्रैपमेंट का और ना ही एक्सटॉर्शन का जिक्र मौजूद है। NCHR की रिपोर्ट के पेज नंबर 11 के ऊपर उज़ैर नामी लड़के का एक इंटरव्यू है। उज़ैर MBA का स्टूडेंट है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। उसने फेसबुक का एक ग्रुप ज्वाइन किया जिसमें आइटम्स की ख़रीदो फ़रोख्त का जिक्र मौजूद है। वहाँ उसकी बातचीत ईमान नामी लड़की से हुई जिसने उसको वादा किया नौकरी देने का। उसके बाद उस लड़की ने कहा कि मैं FIA के लिए काम करती हूँ। दोनों की बातचीत हुई। उसके बाद दोनों की डिसाइड हुआ कि सेंटोरस में हम मुलाकात करते हैं। वहाँ वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आया और FIA ने उसको किडनैप कर लिया। इस इंटरव्यू के अंदर भी ना आपको ब्लास्फेमियस इंट्रैपमेंट का कोई जिक्र मिलता है, स्क्रीनशॉट शेयरिंग का जिसको 94% कहा गया है कि ये स्क्रीनशॉट शेयरिंग है, और ना ही आपको इसमें एक्सटॉर्शन का एलिमेंट नज़र आता है। NCHR की रिपोर्ट के अंदर पेज नंबर 13 पे एक इंटरव्यू मुलाजा फरमाएं। सिविल इंजीनियर स्टूडेंट है। व्हाट्सएप चैट में उसकी ईमान नामी लड़की से बातचीत होती है। वो उसको रोशन मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाने के वादे करती है और उसके बाद दोनों आपस में जो अपने जिनसी अज़ा हैं उसकी तस्वीर भेजते हैं, और उसके बाद किसी किस्म का रिपोर्ट में जिक्र ही नहीं है कि FIA का भी जिक्र नहीं है, ब्लास्फेमियस इंट्रैपमेंट का भी जिक्र नहीं है और एक्सटॉर्शन का भी इसमें जिक्र नहीं है। उसके बाद आते हैं ट्रैपमेंट स्टोरी इंटरव्यू की NCHR रिपोर्ट पेज नंबर 17। सेम इंट्रैपमेंट स्कीम है इसमें, और इसमें किसी किस्म की डिटेल नहीं दी गई, ना ही इसमें ब्लास्फेमियस इंट्रैपमेंट का जिक्र है, ना ही इसमें एक्सटॉर्शन का जिक्र है। वही इसमें मन गढ़त और ख़ुद साख्ता बयानात मौजूद हैं कि फ़लाँ की फ़लाँ से बातचीत हुई और वो फ़लाँ जगह पर आके उनकी मुलाकात हुई और उनको अरेस्ट किया गया। NCHR पेज नंबर 19 IT का स्टूडेंट है, FB अकाउंट
वहाँ इनका जो फॉल्स कनेक्शन है वो बिल्ड हुआ, और जो जिस लड़की के साथ बिल्ड हुआ उनको इन्होंने अपने जिनसी अज़ा की तस्वीर भेजी, आपस में रेसिप्रोकली इनका मीटअप अरेंजमेंट हुआ। उसके बाद ये एक जगह पे मिले, वहाँ FIA और प्राइवेट बंदा आया, वहाँ से इनका मोबाइल कॉन्फिस्केट कर लिया गया, अपनी तहवील में ले लिया गया, मीडिया अकाउंट्स को तहवील में ले लिया गया, और FIR इनके ऊपर उसका इंदराज हो गया। यानी कि 5 इंटरेस्ट जो हैं उसके अंदर किसी किस्म की जो ब्लास्फेमियस इंट्रैपमेंट है, जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं, उसका जिक्र मौजूद नहीं है, एक्सटॉर्शन का जिक्र मौजूद नहीं है। कभी कोई बंदा कहता है 20 लाख हमसे मांगा गया, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, अभी तक सिंगल ट्रांजैक्शन भी इस्टेब्लिश नहीं कर सके, ना कोर्ट में और ना ही रिपोर्ट्स में। ऐसे ही इस रिपोर्ट में एक जगह दावा किया गया कि कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक ने इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB की शायशुदा रिपोर्ट को भी देखा है, जबकि हकीकत यह है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कभी ऐसी कोई रिपोर्ट शाये ही नहीं की। ये जो कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक है, आमतौर पर इसकी शोहरत यह है कि ये एक सेकुलर इदारा है, वही इसको रन करते हैं और उनके बड़े क्लोज टाइज भी हमें नज़र आते हैं। अब वो टैक्स पेयर के पैसे पे चलने वाला एक इदारा है जिसका काम है कि वो लोगों के इंसानी हकूक जहाँ जहाँ मुतासर हो रहे हैं वहाँ पे जाके उनकी मदद करे। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि वो अपनी तरफ से डेटा ऐसा लेके आ रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। IB की रिपोर्ट के बारे में वो कह रहे हैं कि हमने देखा है, जबकि IB ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि हमारी ये डोमेन स्कोप नहीं है, हमने कोई रिपोर्ट ऐसी जारी ही नहीं की। फिर वो इंटरव्यूज़ लगा रहे हैं सैम्पल के तौर पे, रेफरेंस के तौर पे कि देखें लोग कह रहे हैं हमें ट्रैप किया जा रहा है, लेकिन जो इंटरव्यूज़ उन्होंने खुद वहाँ पे लगाए हैं उसमें कोई ट्रैपमेंट का दावा ही नहीं है। इट्स अ वेरी डिसअपॉइंटिंग बिहेवियर कि आपने रियासत का आप इदारा हैं, एक कानूनी इदारा हैं, आपका कानून के मुताबिक एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है, आप उसे टोटल डिविएट करके जैसे कोई गैर मुल्की एजेंसी होती है आप इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। ऐसे ही इस रिपोर्ट में एक जगह एक ईमेल का अक्स दिखाया गया जो अडयाला जेल से कौमी कमीशन को लिखी गई थी। इस ईमेल पर 26 अप्रैल 2024 की तारीख दर्ज है और अरसाल का वक्त सुबह 3:15 है। लेकिन हैरानकुन तौर पर अडयाला जेल में किसी कैदी को ईमेल करने की सहूलत ही मुयसर नहीं। NCHR की रिपोर्ट का पेज 47 अगर हम देखें तो उसके ऊपर एक ईमेल हमें नज़र आती है जो अडयाला जेल के अंदर मौजूद कैदी ने सुबह यानी कि तहज्जुद के टाइम 3:15 के ऊपर भेजी है NCHR को, और उसमें उसने बयान किया है कि मेरे ऊपर क्या जुल्म सितम हो रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या कैदियों को पाकिस्तान की जेलों में ईमेल की सहूलत मौजूद है या नहीं है। माजरत के साथ ये तो ए कैटेगरी या ए क्लास के कैदियों को भी ईमेल की सहूलत मौजूद नहीं होती, और डिजिटल डिवाइसेस की तो बिल्कुल भी नहीं। अब देखते हैं जेल मैनुअल के मुताबिक जो कैदी हैं वो कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। कैदियों को जो जेल इंतज़ामिया है, जो जेल डिपार्टमेंट है, उनके जो SOPs हैं उनके मुताबिक 2 या 3 नंबर्स दिए जाते हैं, और हफ्ते के अंदर 1 या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा वो कॉल कर सकते हैं गिवन नंबर्स के ऊपर। उसके बाद जो कॉल्स होंगी वो PTCL से की जाएंगी। उसके बाद वो जो कॉल्स हैं वो रिकॉर्ड की जाएंगी जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। लिहाजा ये कहना कि कैदी ने ईमेल भेजी है जेल के अंदर से, ये लॉज के भी अगेंस्ट है और इसकी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और NCHR की रिपोर्ट में जिस तरह खुद साख्ता बयानात इंट्रैपमेंट के, ब्लास्फेमियस इंट्रैपमेंट और एक्सटॉर्शन के ऐड किए गए हैं, उसी तरह ये खुद साख्ता ईमेल ही खुद को ही भेजी गई है। क्योंकि जेल के अंदर आप देख ले कुफल कुशाई होती है, कुफल बंदी होती है। जेल मैनुअल के अंदर जो कैदी है वो जैसे ही तुलुए आफ्ताब होगा उसको बाहर निकाला जाएगा बैरक से या सेल से, जैसे ही गुरूब आफ्ताब होगा उसको बैरक के अंदर बंद कर दिया जाएगा। जो टहलाई होती है वो भी ब्लास्फेमी के जो केसेस हैं उनमें जो मुल्ज़मान हैं उनकी अलहदा होती है। लिहाजा ये किसी किस्म का इस्टेब्लिश नहीं होता। इंपॉर्टेंट बात यह है, ये भी कहा जा सकता है कि मिलने वाला कोई कैदी को आया हो, ठीक है, उसने बताया हो, और वो आगे जो बाहर बंदा मौजूद है जो मिलने आया था उसने ईमेल की हो। इस ईमेल के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है करंटली इम्प्रिजन्ड का, और बेस्ट रिगार्ड वो भी नीचे लिखा हुआ है उस बंदे का नाम, और नीचे लिखा हुआ है कि फ्रॉम अडयाला जेल। लिहाजा ये चीज़ इस्टेब्लिश नहीं होती कि ये ईमेल अथेंटिक है, ये वेरीफाइड है, ये जेल मैनुअल के ही अगेंस्ट है। लेकिन कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक ने शायद हमें और भी हैरान करना था, और वो अपने इस मकसद में इस वक्त कामयाब हुए जब उनकी तरफ से आए हुए वकील ने मुद्दा अलय होने के बावजूद पिटिशनर की तरफ से दलाइल जमा करा दिए। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो और बाबर आजम इंडिया की तरफ से बैटिंग कर रहा है, वो भी मैच के दौरान? ये किरदार है हमारे कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक का कि ये फॉर ऑल लीगल पर्पसेस ये रिस्पोंडेंट था, ये मुद्दा अलहन में था। जो अगर आप देखें जो पिटिशन उसमें जो लिखे हुए जो रिस्पोंडेंट्स ये उसमें है, लेकिन जब आर्गूमेंट्स की बारी आती है तो ये पिटिशनर्स की तरफ से जाके आर्गू कराते हैं। जज साहब भी नहीं पूछते कि जनाब आप इनकी टीम में क्या कर रहे हैं। तो ये सारे ताने बाने जोड़ें तो इससे आइडिया होता है कि एक बहुत बड़ी साजिश है, कोई बहुत बड़ा खिलवाड़ है, इसके ताने बाने कहाँ कहाँ जाके मिलते हैं। मतलब ये होने वाली बात है कि रिस्पोंडेंट जाके पिटिशनर्स की तरफ से आर्गू कर रहा है, फैक्ट्स अपनी तरफ से घट रहा है, ऐसी ऐसी रिपोर्टों का जिक्र कर रहा है जिसका कोई जिक्र नहीं है, ईमेल्स उनको वहाँ से आ रही हैं जहाँ से ईमेल भेजने की सहूलत ही नहीं है।
आई थिंक अगर कोई कमीशन बनना चाहिए तो वो इन चीज़ों पे बनना चाहिए कि ये जो सेकुलर गठजोड़ सारा इकट्ठा हुआ था, असल में ये क्या अचीव करना चाहते थे। ना सिर्फ पटिशन की कार्रवाई के दौरान कौमी कमीशन ने अपनी टीम बदल ली, बल्कि अपनी ही रिपोर्ट को पढ़ते हुए वो हिस्से भी पढ़ दिए जो इस रिपोर्ट में लिखे ही नहीं हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में से मुल्जिम नज़ाकत का बयान पढ़ा, जिसमें उसने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई कि उसे किस तरह इस्लामाबाद से लाहौर ले जाकर निजी शहरियों के हवाले किया गया, जिन्होंने उस पर तशद्दुद किया। मैं नेक मोहम्मद वल्द अब्दुल हकीम, मैं कोयटा का रिहायशी हूँ और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे एक स्पेन के नंबर से एक लड़की ने मुझे मैसेज किया। कता नज़र इस बात के कि नज़ाकत को इस्लामाबाद से लाहौर लेकर जाने वाला वही इंस्पेक्टर मुनीर खान था जिसके बारे में जस्टिस सरदार इजाज इसहाक साहब ने कहा था कि ये बहुत ईमानदार ऑफिसर है। किस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में आप ट्रस्ट कर सकते हो? इंडिविजुअल ही रह गए जैसे मुनीर खान जैसा ऑफिसर था जो हकीकत ये है कि नज़ाकत का कोई बयान कौमी कमीशन की रिपोर्ट में कभी शाये ही नहीं हुआ। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ के बारे में अवामी तासुर ये पाया जाता है कि ये एक सेकुलर जहनीत का इदारा है जो मगरब की रिवायात को पाकिस्तान में कानूनी शक्ल देना चाहता है। खैर, इसी सारी कहानी के अंदर एक और बहुत ही चौंका देने वाली डेवलपमेंट होती है। वाकया यूँ होता है कि मुल्जिमान की 134 फैमिलीज़ वजारत दाखिला को दरख्वास्त देती हैं कि एक तहकीकाती कमीशन बनाया जाए। वजारत दाखिला कायदे के मुताबिक FIA के मुख्तलिफ दफातर में इस दरख्वास्त को भेजती है। 134 की फहरिस्त का एक बड़ा हिस्सा FIA लाहौर की जुरिस्डिक्शन में आता है। ये सारी बात में चौंका देने वाला पहलू ये है कि 134 अफराद की फहरिस्त में ना ही किसी के दस्तखत थे और ना ही अंगूठे के निशान। अगर आप अब भी नहीं चौंके तो ये सुनिए। FIA लाहौर ने अपने दायरा कार के अंदर आते हुए लोगों से रब्ता किया तो उनकी एक वाज़ेह अक्सरियत ने ऐसी किसी दरखास्त से लाइल्मी का इजहार कर दिया। ना सिर्फ जुबानी तौर पर बल्कि तहरीरी तौर पर भी FIA ने वजारत दाखिला को ये सारी रिपोर्ट पेश की और साथ ही साथ अपने मोबाइल फोन्स की CDR भी भेजी ताकि सनद रहे कि FIA ने ये राब्ते हकीकतन किए थे, यानी ये दरखास्त जाली थी। जब से सेकुलर्स इन मुकदमात में उनकी मुदाखलत स्टार्ट होती है तब से हर चीज़ लतीफ़ा बन गई। जैसे पहले ह्यूमन राइट्स के बारे में हमने बात की, कमीशन के बारे में कि किस तरह से उनका रवैया कैसा उन्होंने डेटा अपने पास से खड़ लिया, किस तरह से लोगों को उन्होंने मिसलीड किया। लेकिन अब इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि 134 अफराद की तरफ से एक दरख्वास्त दी जाती है और वो दरख्वास्त जाली है। तो ये कौन दरख्वास्त दे रहा है? कोई दस्तखत नहीं है, कोई थंबप्रिंट्स नहीं है। और लाहौर के दायरा कार में FIA ने जब लोगों से रब्ता किया तो आगे से उन्होंने ना सिर्फ इनकार किया, वो पूरी एक लिस्ट जारी की FIA ने कि इन लोगों से रब्ता किया, इनका ये जवाब है। और बाद में उन लोगों ने लिख के भी दिया कि भी कौन सा कमीशन की दरख्वास्त में तो पता ही नहीं है। अब इसलिए मैं समझता हूँ कि एक प्रोब होना चाहिए डीपर लेवल पे, एक कमीशन होना चाहिए, बनना चाहिए जो इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करे कि ये दरख्वास्तें किसने लिखी थी। ये इंटीरियर मिनिस्ट्री को गई हुई है, ये जाली दरख्वास्त है, इसमें उन लोगों का नाम इस्तेमाल किया गया है जिन्होंने कभी ये दरख्वास्त दी नहीं है अपनी तरफ से, यानी कि फैक्ट क्रिएट किया गया है। हम ये फैक्ट्स क्रिएट करने की कहानी फैक्ट फोकस की रिपोर्ट से देखते हैं, जिसने कहा कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट की एक थोरो तहकीक हुई है। ये भी झूठ था, अपनी तरफ से फैक्ट उन्होंने क्रिएट किया हुआ था। इसके साथ हम कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ की हम रिपोर्ट्स को देखते हैं, उसके अंदर आगे जो बात की गई कि कई उन्होंने फैक्ट्स उन्होंने खुद क्रिएट किए। उसके बाद ये दरख्वास्त, इसके अंदर फैक्ट्स क्रिएट किए गए। ये सिलसिला चलते चलते जस्टिस सरदार इजाज इसहाक साहब की जो फाइनल फैसला है वहाँ तक जाते हैं कि उसमें भी फैक्ट्स क्रिएट किए गए हैं। ऐसी ऐसी वीडियोज़ का जिक्र है जो मेरी अदालत में चलाई गई, जो कभी चलाई नहीं गई। ऐसी ऐसी उसमें हुकूमत के इनएक्शन का जिक्र है, जो इनएक्शन नहीं है उसके ऊपर हुकूमत ने एक्शन लिया, रिपोर्ट्स जमा कराई हुई हैं। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि ये मुकदमात जो नॉर्मल चल रहे हैं, पाकिस्तान के प्रोसेस के मुताबिक चल रहे हैं, और अदालतों में किसी एक मुल्ज़िम ने ट्रैप एंड का दावा नहीं किया। जो उनके खिलाफ फोरेंसिक एविडेंस दिए गए वो सब उन्होंने एक्सेप्ट की। किसी एक फोरेंसिक रिपोर्ट को भी उन्होंने चैलेंज नहीं किया। लेकिन जो ही ये आसमा जहांगीर की बाकियात, ये सेकुलर तबका एंड अनफॉर्चुनेटली इवेंचुअली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं, ये जब से इस मामले में आए हैं हर चीज़ ही सर्कस में तब्दील हो गई। वी डोंट अंडरस्टैंड, एंड बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड, एंड आई एम श्योर कि आई एम स्पीकिंग फॉर द हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इन पाकिस्तान, इस पे एक कमीशन बनना चाहिए। ये डीपर लेवल का प्रोब बहुत ज़रूरी है। लामहला तौर पर वजारत दाखिला ने इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। इसके बाद 101 अफराद पर मुश्तमिल एक पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई। इस पटिशन में यह दरख्वास्त की गई कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट और फैक्ट फोकस की रिपोर्ट की बुनियाद पर एक तहकीकाती कमीशन बनाया जाए। ये दरख्वास्त आईन पाकिस्तान की शिक 199(1)A के तहत की गई। यहाँ हम आवाम को बताते चलें कि मज़कूरा शिक 3 तकाजे करती है। अव्वल ये कि मामला हाई कोर्ट के जोग्राफियाई दायरा कार में हो, दोम ये कि दरख्वास्त गुजारों के लिए कोई और रास्ता मौजूद ना हो, और सोइन ये कि दरख्वास्त गुजार बजाते खुद मुतासरा फरीक हों।
इस पटिशन की दरखास्त को मुस्तरद करने के लिए ये बातें काफ़ी थीं, क्योंकि इन तीनों तकाज़ों में से एक भी पूरा नहीं हो रहा था और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट को उसके अपने महकमे ने डिसऑन कर दिया था। लेकिन हैरान कुन तौर पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने ना सिर्फ इस पिटीशन को सुना, बल्कि अदालती रवायात को तख्तो ताराज करते हुए इन मुकदमात को भी अदालत में खोलने की इजाज़त दी, जो ट्रायल अदालतों में ज़ेर समाअत थे। इससे बढ़कर सिर्फ एक फरीक यानी पटिशनर को सुना और मुद्दा अलैहान को मुतअद्दिद मरतबा इत्मीनान दिलाने के बावजूद कि इनको सुना जाएगा, इनको नहीं सुना गया। हुक्मनामे में जस्टिस साहब ने 20 नुकात पेश किए, जिनकी बुनियाद पर उन्होंने कमीशन बनाने का हुक्म दिया। यहाँ एक अहम तरीन सवाल पैदा होता है, अगर इन मुकदमात पर कोई शक मौजूद भी है तो JIT, ट्रिब्यूनल, पार्लिमानी कमेटी और एक आइनी कमीशन के ऑप्शंस मौजूद थे। इसके बावजूद सिर्फ इसी गैर आइनी कमीशन पर इतना जोर क्यों दिया गया? कमीशन की फॉर्मेशन के नुक्ते को समझने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि जो ब्लास्फेमी के लॉज हैं, इनके अंदर जो मुल्ज़मान हैं उनको ज़मानतें नहीं मिल रही। स्टैचूटरी ग्राउंड एक ऐसी ग्राउंड मौजूद है कि अगर सरकार की तरफ से या जो मुद्दई या मुद्दईयान हैं उनकी तरफ से अगर डिले हो ट्रायल में या किसी भी प्रोसीडिंग में, ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग में, तो जो मुल्ज़मान हैं उनको बेल एज अ मैटर ऑफ राइट विल बी ग्रांटेड। यानी कि मुल्ज़मान को जो ज़मानतें हैं वो एज अ उनका फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सब्सटेंशियल राइट के तौर पे उनको अदालत वो देने की पाबंद है। यही वजह है कि ये लोग कमीशन में जा रहे हैं ताकि तमाम तर जो ट्रायल कोर्ट की फाइल्स हैं वो कमीशन के पास आ जाएं और ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स रुक जाएं। उसके बाद जो जितने भी मुल्ज़मान हैं इनकी ज़मानतें हो जाएंगी एज अ मैटर ऑफ राइट स्टैचूटरी ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि स्टेट की तरफ से वो डिले होगा ट्रायल के अंदर, और उसके बाद ये मुल्क से फ़रार भी हो सकते हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल मैं देना चाहूँगा। रावलपिंडी के अंदर एक केस मौजूद है वाजिद ज़रीन का जो हमराही मुल्ज़िम था उसकी FIR में, उसको स्टैचूटरी ग्राउंड के ऊपर ज़मानत दी गई और उससे अगले दिन ही वो मुल्क से फ़रार हो गया और अभी तक वापस नहीं आया। ये बात हम इंतहाई अफसोस के साथ शेयर कर रहे हैं कि इन 20 नुकात की अक्सरियत झूठ पर मबनी है। इस फैसले पर हम एक अलहदा डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, लेकिन अवाम की दिलचस्पी के लिए अभी हम सिर्फ इतना अर्ज़ कर देते हैं कि इन नुकात में ये भी कहा गया कि अदालत में एक मुल्ज़िम के बाप की ऐसी वीडियो चलाई गई जिसमें उसने बताया कि FIA ने इससे रिश्वत तलब की और अदा ना करने पर इसके बेटे के खिलाफ कार्रवाई की। हकीकत यह है कि अदालत में कभी ऐसी कोई वीडियो नहीं चलाई गई। सारी बात का नतीजा ये है कि सेकुलर माफिया मुकदमात के मुल्ज़िमान की ज़मानत और मुमकिन फ़रार की राह हमवार करने के लिए इन मुकदमात में कूदा और दजल कज़ब की नई तारीख रकम करते हुए बेरहमी के साथ आगे बढ़ा। लेकिन इनकी दजल भरी काविशों को हम वक्तन फ़वक्तन बेनिकाब करते आए हैं और आइंदा भी करते रहेंगे।